अकबर ने उस साल ईद का जश्न अलग तरह से मनाने का सोचा था। दरअसल मुगल दरबार में जितनी शानो शौकत और रस्मी भरी होती, उससे कहीं अधिक उसे उस दिन मनाने का कारण था। पिछले कुछ सालों में उसने दुनिया के अलग अलग माशरिकों और मजहबों से सीख ली थी। उसका मानना था कि राज केवल तख्त और तलवार नहीं होते, बल्कि सहनशीलता, मेलजोल और जनता के दिलों में भरोसा भी थे। इसलिए उसने ऐलान किया कि इस बार की ईद जनता के लिए खुला होगा। महल के सामने का मैदान सजाया जाएगा, मीनारों और झंडों की कतार लगेगी। शहर के गरीब से लेकर अमीर तक सभी को दावत दी जाएगी। साथ ही उसने आदेश दिया कि बाजार 7 दिनों तक बंद रखने की जरूरत नहीं। कारोबार चलता रहेगा ताकि लोग आराम से त्योहार मना सकें। शहर पहले से उत्सव की उधेड़बुन में था। लाल पतंगे, रंगीन लहंगे, मसालों की तीखी खुशबू और मिठाइयों की महक ने हर गली को महका दिया। छोटी छोटी दुकानों पर लोग ईद की खरीदारी कर रहे थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी के हाथ में नए कपड़े। अकबर का इरादा था कि दरबार का दरवाजा आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। ये बात हवा की तरह फैल गई और लोग उम्मीदों से जल उठे। इस उम्मीद में शहर से लेकर शाम तक किसी की चुप्पी नहीं रही। अकबर ने खुद बाजार घूमने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि अगर वो आम लोगों के बीच जाकर ईद की नमाज के बाद दिए जाने वाले फलों और मिठाइयों का स्वाद चख लेगा तो दरबार और जनता के बीच की दूरी कम होगी। उसने दरबार के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ बुलाया, बीरबल, मतभेदों को सुलझाने वाला नजीब और कुछ पुराने सैनिक जिन्हें नगर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही उसने सिलसिलेवार व्यवस्था की। मैदान में कई गेट बनाए गए थे और हर गेट पर सिपाहियों की नियुक्ति की गई थी। परंतु अकबर जानता था कि किसी भी उत्सव की सबसे नाजुक चीज सुरक्षा होती है। इसलिए उसने अपने खुफिया लोगों से कहा कि वे किसी भी अजनबी हरकत पर नजर रखें। किसी कहानी का नायक किसी अनजान चेहरे से बनता है। उस दिन अली नाम का एक नौजवान, जो शहर के पूर्व किनारे पर रहता था, अपनी दुकान पर चाय बेच रहा था। उसकी जीविका छोटी थी पर उसका दिल बड़ा था। अली की मां ने उसे कहा था कि ईद पर बाजार में भीड़ होगी, इसलिए संभल कर काम करना। अली ने सोचा कि वो थोड़ी सी बचत करके अपनी बहन के लिए नए चूड़े खरीद लेगा। उसने भरी दुनिया के बीच अपने छोटे से व्यापार के लिए उम्मीदों की रोशनी देखी थी। दूसरी ओर नजीब का बेटा फिरोज, जो अकबर के प्रिय सहायकों में से था, उसे देखकर अन्य चेहरे से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे भी आजादी का अनुभव हो रहा था, जनता के बीच आने का अलग ही आनंद। मगर हर खुशी में कुछ छुपा होता है। शहर के कुछ हिस्सों में उन लोगों की परछाइयां थी जो अकबर के उदारतापूर्ण निर्णयों से खुश नहीं थे। कुछ सामंत, कुछ कट्टर दल जो बदलती राजनीति में अपनी पकड़ खोते नजर आ रहे थे, उनसे खफा थे। इनके बीच एक ऐसे आदमी की कहानी थी जिसका नाम मोहन था। मोहन पहले शहर के एक छोटे से कुलीन परिवार से ताल्लुक रखता था, पर समय के साथ उसका दिल कठोर हो गया था। वो मानता था कि सिर्फ पुरानी परंपराओं को ही सही ठहराया जाना चाहिए और जो बदलना चाहता है वो नष्ट किया जाना चाहिए। उसने कई बार अकबर की नीतियों का विरोध किया, पर हर बार उसे चुप कर दिया गया। उस दिन मोहन ने फैसला किया कि वो एक ऐसा कदम उठाएगा जो सबको सिखा देगा कि व्यवस्था को हल्का क्यों नहीं लिया जा सकता। मोहन ने जश्न की भीड़ में छिपने का विचार किया। उसने कुछ अपने जैसे कट्टरपंथियों को जोड़ा और नकाब पहनकर मैदान में घुसने की योजना बनाई। उनका इरादा था न सिर्फ भय फैलाना, बल्कि एक ऐसा हमला करना जिससे अकबर की लोकप्रियता को ठेस पहुंचे। मोहन का मकसद सत्ता पर शक करना था, ये दिखाना कि बड़ा तख्त चाहे जितना मजबूत हो, अगर जनता का भरोसा खो गया तो वही तख्त गिर सकता है। उसने अपनी योजना में भीड़ को निशाना बनाने का मन बनाया, क्योंकि भीड़ के बीच घुसकर अगर किसी हिस्से में दहशत फैला दी जाए तो पूरा आयोजन विफल हो जाएगा। ईद का दिन आया। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था
और हवा में किसी रहस्यमयी तरह का उत्साह था। अकबर अपने खास वस्त्रों में सज-धज कर निकले। उन्होंने नमाज में हिस्सा लिया और फिर दरबार के मंच से लोगों को संबोधित किया। उसका स्वर नर्म था पर ठोस था। उसने कहा कि राज सिर्फ एक आदमी का नहीं, ये सबका है। उसकी बातों में सच्चाई और आत्मविश्वास था। लोग तालियों की गड़गड़ाहट से जवाब दे रहे थे। अली अपनी छोटी सी दुकान बंद करके मैदान की ओर आया ताकि वो अपने लिए भी कुछ देख सके और शांति की भागीदारी कर सके। फिरोज भी अपने पिता के साथ खड़ा था और बीरबल ने कुछ हर्षोल्लास भरे किस्सों से जनता को मुस्कराया दिया। तभी कुछ अजनबी हरकतें हुई। मोहन और उसके साथी भीड़ में धीरे धीरे घुस रहे थे। उनके हाथों में छोटे छोटे हथियार थे और चेहरे पर शिकन। उन्होंने नकाब पहना हुआ था ताकि पहचान छुप सके, पर नियति की मार अलग होती है। एक छोटी सी बात, एक छूटे हुए झोले की आवाज, किसी ने कहीं से उठाकर देखा और सिपाहियों ने संदेह जताया। भेद खुलने की एक क्षणिक खिंचाव हुआ और फिर वो सब कुछ तेजी से घटित हुआ। हथियारों की धमाका जैसे ही हुआ तो मैदान में चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, बच्चे रोने लगे और महिलाओं के आंसू गिरने लगे। अकबर को भीषण आवाजों से झटका लगा। उसने तुरंत धैर्य दिखाया पर उसके चेहरे पर चिंता का भाव साफ दिखाई दे रहा था। नजीब ने अपनी तलवार उठाई और सेना के कुछ जवानों ने उन हमलावरों का सामना किया। भीड़ के बीच भिड़ने वाले और भागने वाले थे। कुछ घायल जमीन पर पड़े थे। उस हमले ने केवल शरीर पर चोट नहीं पहुंचाई, उसने लोगों के हृदयों में एक अजीब तरह का सवाल छोड़ दिया। क्या सुरक्षा किसी के वश की चीज है? अकबर ने फौरन आदेश दिया कि घायलों के लिए ताबड़तोड़ व्यवस्था की जाए। बीरबल और फिरोज ने मिलकर घायलों को उठाया और पास के कुएं से पानी लाकर उनके मुंह तर किया। अली ने, जो कि पहले चाय बेचता था, अपनी दुकान की चादरें फाड़कर घायलों के लिए पट्टियों का इंतजाम किया। उसने अपनी छोटी कमाई के पैसों से कुछ दवाइयां भी खरीदी। इन छोटे छोटे कर्मों ने दिखा दिया कि इंसानी सहानुभूति कितनी मजबूत होती है। भीड़ में एक बुजुर्ग सूफी मौलवी थे, जिन्होंने अपने पायलट के जतन में शांति भरी दुआ दी और घायल लोगों का हाथ पकड़ा। उनमें से कुछ की जान बची, कुछ ने अपनी आखिरी सांसें दी। मौत ने उस दिन कुछ परिवारों से अपरिवर्तनीय छीन लिया। हमले के बाद अकबर की आंखों में गहराई आई। वो समझ गया कि केवल डंडे और कानून से काम नहीं चलेगा। लोग जब तक एक दूसरे की पीड़ा को समझते नहीं, तब तक ऐसे अनसभ्य तत्व किसी न किसी रूप में उभरते रहेंगे। उसने खिलाफत के कारणों की तहकीकात शुरू करवा दी। उसे पता चला कि मोहन के समूह को बाहरी सहायता भी मिली थी। कुछ लोगों ने अकबर को यह बताया कि मोहन ने उन लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि अगर वे कार्रवाई करेंगे तो पुराने समय की तरह व्यवस्था नई सख्ती से लौट आएगी। पर अकबर ने सख्ती से कहा कि हिंसा किसी भी स्थिति में हल नहीं है। उसने ये भी जता दिया कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, परंतु निर्दोषों को नहीं सताया जाएगा। बाद में जो भी जांच हुई, उसने कई सामाजिक और राजनीतिक कारणों को उजागर किया। मोहन और उसके साथियों का गुस्सा उनकी असुरक्षा और बदलते सामाजिक ढांचे की अनभिज्ञता से पौष्ट हुआ था। कई लोगों ने आर्थिक असमानता की शिकायत की और उन्होंने बजाय संवाद के हथियार उठाए। अकबर ने यह समझा कि सिर्फ दंड से काम नहीं चलेगा। उसे शिक्षा, रोजगार और संवाद के जरिए लोगों को जोड़ना होगा। तभी उसने नए कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने शहर में सामुदायिक बैठकों का आयोजन शुरू किया, जिसमें महिलाएं, युवा, व्यापारी और बुजुर्ग सभी शामिल थे। उन्होंने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता ली ताकि किसी भी नजरिए को सामने रखा जा सके और जब भी कोई समस्या उठे उसे बातचीत से हल किया जाए। हमले का असर शहर पर गहरा था। लोगों के दिलों में खिन्नता थी, पर साथ ही साहस और एकता की भावना भी जगी। अकबर ने सार्वजनिक रूप से उन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई जिनके घरों में शोक था।
उसने घायलों के परिवारजनों को आर्थिक मदद देने के आदेश दिए और मृतकों के सम्मान में एक दिन का सार्वजनिक शोक रखा। पर सबसे महत्वपूर्ण, उसने उस हमले के ठीक बाद कहा कि हिंसा किसी भी समाधान की राह नहीं हो सकती। उसकी आवाज ने कई जगहों पर उम्मीद की लौ जलाई। उसने कहा कि हमलावरों की सजा आवश्यक होगी, पर साथ ही उन्हें समाज से अलग थलग करना भी उसका मकसद नहीं था। न्याय होना चाहिए, पर क्रूरता नहीं। इस बीच मोहन पकड़ा गया। गिरफ्तारी के समय उसका चेहरा एक कड़वे चेहरे जैसा था, पर जब उसने अदालत में खड़े होकर अपनी बात बताई तो उसके शब्दों में बचकानी निडरता और रागद्वेष का मिश्रण था। उसने कहा कि वो पुराने गौरव को लौटाना चाहता था, पर अदालत और जनता ने देखा कि उसका रास्ता गलत था। अदालत ने कानून के तहत सजा तय की, पर अकबर ने उस सजा के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया कि मोहन के पीछे किस किस राजनीतिक और आर्थिक शोषण की कहानियां थी, उन्हें भी उजागर किया जाए, ताकि फिर से ऐसे लोग हथियार उठाने के लिए प्रेरित न हों। कई लोगों ने तब अपने मन की बात खुलकर कहनी शुरू कर दी और शहर में छोटे छोटे समूह बने जो विद्यालय, कार्यशाला और सार्वजनिक मंचों से जुड़कर संवाद को बढ़ाने लगे। समय के साथ शहर ने अपने जख्म भर लिए, पर यादें कहीं न कहीं ताजी रहीं। आर्थिक योजनाओं ने धीरे धीरे असर दिखाया। अकबर ने गरीबों के लिए विशेष योजना शुरू की, जिससे उनके जीवन में स्थिरता आई। व्यापारियों को कर में कुछ छूट दी गई और महिलाओं के लिए हुनर प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। इससे कई परिवारों की आर्थिक दशा सुधरी और युवाओं को नौकरी मिली। लेकिन सिर्फ ये सब काफी नहीं था। असली काम लोगों के बीच के भरोसे को फिर से कायम करने का था। इसलिए अकबर ने हर साल एक छोटी सी परंपरा शुरू की। हमले की बरसी पर एक खुला समारोह, जिसमें वे लोग भाग लेते जो कभी चोट खा चुके थे और वे लोग जो मदद करने आए थे। ये समारोह न केवल शोक मनाने का था, बल्कि ये याद दिलाने का भी था कि एकता में ही ताकत है। अली, जो उस दिन चाय बेचता था और जमीन पर पड़े लोगों की मदद करने के लिए अपनी शर्ट की पट्टी दिया करता था, अब एक छोटे से अस्पताल में कार्यकर्ता बन गया था। उसने देखा कि छोटा सा योगदान किस तरह बड़ी जिंदगी बचा सकता है। बीरबल ने अकबर का साथ दिया और लोगों के बीच न्याय की बात कही। फिरोज ने शिक्षण ग्रहण किया और युवाओं के लिए सार्वजनिक भाषण देने लगा। मोहन के परिवार के कुछ सदस्य दुखी थे, पर समाज ने उन्हें सहारा दिया ताकि उनका भविष्य भी सुधर सके। शहर में फिर से मुस्कान लौट आई, पर यह मुस्कान अब सतर्क थी। वो जानती थी कि आज की मुस्कान को बचाने के लिए कल से अधिक मेहनत करनी होगी। कहानियां अक्सर यही बताती है कि बुद्धिमत्ता और मानवता की जीत अस्थायी नहीं होती। अकबर ने उस दिन सिर्फ सूफी कविताएं नहीं सुनी, उसने लोगों की आवाजों को सुना। उसने निर्णय लिए जो केवल न्याय के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए थे। उसने दिखाया कि सत्ताधारियों का काम सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ना भी है। शहर ने भी समझा कि परिवर्तन का मार्ग हिंसा नहीं बल्कि संवाद और काम में है। और उसी समझ के साथ हर साल ईद के दिन लोग सिर्फ पर्व नहीं मनाने लगे, वे एक दूसरे के लिए खड़े होने का प्रण दोहराने लगे। समाप्ति में उस हमले ने कई जख्म दिए, पर उसने एक सीख भी दी। जब कोई भी समाज अपने दुर्बल हिस्सों की सुनता है, उनको जोड़ता है और उनके दर्द को समझता है, तो हिंसा अपने आप घटती चली जाती है। अकबर की ईद आज भी लोगों के लिए सिर्फ दावत नहीं थी, वो एक तरह का आयोजन बन गया जो ये सिखाता था कि बहादुरी केवल तलवार उठाने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए खड़े होकर उनकी मदद करने में भी होती है। उस दिन की यादें और उन छोटे छोटे कर्मों की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी, ताकि कोई भूल कर भी न कह सके कि डर कभी जीत सकता है। अकबर उस साल वैसे भी कुछ अलग करना चाहता था। दरबार के रीति रिवाज, युद्ध की बातें और शासकीय निर्णयों के बीच एक अजीब सी खिंचाव रहता था। उसमें एक तरफ राज्य के भव्य काम चलते रहे, दूसरी ओर अकबर के भीतर कोई अनकही चाहत भी जगती रहती थी।
वो कला और संगीत का बड़ा प्रेमी था। उसने कई बार कहा था कि युद्धों और शासन के बीच संतुलन बनाना भी एक तरह की कला है। पर इस बार उसकी चाहत और भी अजीब थी। एक ऐसी कला ने उसे बांध लिया था जिसे उसने कभी आंखों से नहीं देखा था, केवल चर्चा में सुना। दूर के एक राज्य की झांसी सी नर्तकी की विद्यमान कला, जिसकी नृत्य शैली उसे किसी जादू की तरह सुनाई देती थी। कई मुलाकातों और राजदूतों की बारीक बातचीत के बाद अकबर को पता चला कि उस नृत्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। कहते थे कि वो नृत्य केवल आंखों और हाथों की चाल नहीं, बल्कि भावों का ऐसा संगम है जो दर्शक के भीतर छुपी कोई कहानी जगा देता है। कभी खुशी, कभी वेदना, कभी आत्मा की पुकार। अकबर ने उन कहानियों में खुद को खोते देखा। उसकी रातें उस नृत्य की कल्पना में कटती और सुबह का पहला चांद उसे उसी जादू की तरफ खींच लाता। पर समस्या ये थी कि वो नृत्य उस देश की शान थी, एक ऐसी शान जो उनकी सीमाओं के पार थी, और जिन लोगों ने उसे देखा वे चुप रह गए या उसे कविताओं में बांध कर ले आए। अकबर ने कई बार सोचा कि क्यों न इस कला को अपने दरबार में बुलाया जाए, क्यों न इस नृत्य का आनंद उनके अपने लोग भी ले। पर कूटनीति ने अलग सलाह दी। वो देश अकबर के लिए मित्र नहीं था। उस पर संदेह और छोटी छोटी लड़ाइयां पहले भी हो चुकी थी। राजस्व और सीमा विवाद दोनों के बीच एक पतली सी दरार मौजूद थी। अकबर के सलाहकार बोले कि किसी तरह का दूतावास बनाना होगा, पर अकबर के भीतर की आग कुछ और कहती रही। मैं युद्ध इसलिए नहीं चाहता कि मैं विजयी होकर प्रदेश जीत लूं। मैं ये नृत्य देखना चाहता हूं, सीधे आंखों से उसकी सच्चाई से मिलना चाहता हूं। काफी देर तक विचार विमर्श और रातों की मंथन के बाद अकबर ने निर्णय लिया। उसने दरबार में बैठकर कहा कि वो उस देश पर हमला करने जा रहा है, पर उसकी इच्छाओं में शौर्य का नशा नहीं था, बल्कि कुतूहल था। उसने इसे युद्ध नहीं कहा, उसने कहा कि ये एक अभियान होगा, एक ऐसा अभियान जिसमें सम्मान की बात रहे और लोगों को क्षति से बचाने की पूरी कोशिश की जाए। कुछ दरबारी उठे और बोले कि ये मोह में लिया गया निर्णय है, पर अकबर ने अपनी आंखों में दृढ़ता रखी। उसने कहा कि कला खुद में इतनी ताकत रखती है कि उसे देखने के लिए ग्रैंजन तक लांघनी पड़े तो लांघेंगे। उसने ये भी कहा कि इस बार सैन्य बलों को केवल एक नियंत्रित शक्ति के रूप में रखा जाएगा, नाश नहीं, बल्कि प्रभावी तरीके से प्रवेश और वापसी की योजना होगी। यात्रा शुरू हुई। अकबर ने अपने भरोसेमंद सेनापति से कहा कि वे युद्ध विहीन रणनीति अपनाएं, गोलियां नहीं बरसानी और जहां तक संभव हो संवाद शुरू करना। सेनापति पहले हिचकिचाया, पर अकबर की निश्चय शक्ति ने उसे भी मनाया। सेना बड़ी नहीं थी, पर चुस्त और अनुशासित थी। साथ थे कुछ विद्वान, संगीतज्ञ और रंगकर्मी, क्योंकि अकबर चाहता था कि यदि मौका मिले तो नृत्य के साहचर्य में वे भी कुछ सीखें। इस अजीब सी छवि ने कई लोगों को उत्साहित किया और कुछ पर अनिश्चय का भाव छोड़ गया। सीमाएं पार करने पर सैनिकों ने पाया कि विरोधी राज्य की सीमाएं ज्यों की त्यों शांत थी, पर शहर के किनारे एक अजीब सा सन्नाटा था जो उत्सव के दिनों में भी महसूस किया जा सकता था। लोग आंखें झुकाकर चलते थे, बच्चे कम दिखाई देते थे और बाजारों में वो चहकता संगीत कभी कभार ही सुनाई देता था। अकबर ने आदेश दिया कि उनके घुड़सवारों और पैदल सेना का व्यवहार सरल और सम्मानीय रहे। उन्होंने बाजारों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए जाना और लोगों से विनम्रतापूर्वक बात करने का संकेत दिया। कुछ ग्रामीणों ने देखा कि ये आक्रमण अनोखा था। सैनिकों ने घरों को नहीं जलाया, केवल अपनी मौजूदगी दर्ज की। अकबर की यह रणनीति लोगों में आश्चर्य और थोड़ी सी आशंका दोनों पैदा कर रही थी। एक सुबह एक बूढ़े कवि ने सूचना दी कि नर्तकी शहर के पास ही विवाह समारोह में आने वाली है। वो मौका जब उसे जनता के बीच देखा जाता है। ये खबर अकबर के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उसने तुरंत निश्चय किया कि वो उस समारोह को देखेगा, पर उसने ये भी कहा
कि उसे किसी प्रकार की धमक या बाधा नहीं पहुंचानी। हमें केवल देखना है, उसने कहा, क्योंकि देखना ही कभी कभी समझने से भी अधिक सच्चा होता है। विवाह समारोह एक छोटे से मैदान में आयोजित किया गया था। रंग बिरंगे झंडे, तांबे की घंटियां और उत्साहित लोगों के बीच उस नर्तकी का नाम हर जुबान पर था। उसका नाम मेहराब था। मेहराब के बारे में कहा जाता था कि वो अपने नृत्य में ऐसी शांति बांध लेती है कि दर्शक अपने मन की गहराइयों से कुछ उठा पाते हैं, जिसे वे लंबे समय से दबाकर रख रहे थे। अकबर ने अपने कवच वाले अंग को छोड़कर सादे वस्त्र पहन लिए ताकि वो भीड़ में सहजता से मिल सके। उसके साथ बीरबल और कुछ विद्वान थे। बीच बीच में उसने उन्हें हुक्म दिया कि वे शांत रहें और किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न करें, न ही भड़कदार शब्द बोलें। मेहराब का प्रवेश साधारण नहीं था। वो ढोलक की धीमी ताल पर आई। उसके हाथों में एक छोटा सा दर्पण था और उसकी आंखों में अनकहा दर्द। उसने सरल पोशाक पहन रखी थी, पर उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। जैसे ही उसने थिरकना शुरू किया, हवा बदल गई। उसके हाथों की उंगलियां मानो किसी कहानी की था ले रही थी। हर संकेत किसी पुराने गीत की तरह था। मेहराब ने नाचते हुए उन भावों को खोल दिया जो उसकी धरती की कहानियां थी। प्रेम, वियोग, वफादारी और एक गहरी मानवीय संवेदना जो युद्ध और शांति दोनों को दरकिनार कर जाती थी। लोगों की आंखें नम हो गई। कुछ ने चुपचाप अपने माथे पर हाथ रख लिया। किसी ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी प्रार्थना में खो गया हो। अकबर ने पहली बार महसूस किया कि कला की ताकत क्या होती है। वो बैठकर देख रहा था। उसका मन धीरे धीरे बदल रहा था। उस बदलाव में रोमांच था, पर साथ में एक नई समझ भी थी। मेहराब के हर दिखावे में उसकी जमीन की पीड़ा थी। नाटकीयता नहीं, वास्तविकता थी। वो नृत्य उसकी धरती की भाषा थी। अकबर की आंखें उस वक्त से कुछ और देखने लगी। न केवल नृत्य, बल्कि लोगों की आत्माओं की आहट। बीरबल ने चुपचाप कहा कि कला कभी कभी वाणी से अधिक बोलती है, और अकबर ने भी मान लिया कि उसने कुछ समझा था जो उसने पहले नहीं जाना। पर जैसे ही नृत्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, समारोह के किनारे से एक समूह उभरा। कुछ लोग नकाब में, कुछ भड़काऊ स्वर में। वे उस नृत्य को बाधित करने नहीं आए थे। उनकी नीयत अलग थी। वे मेहराब की शक्ति से जलते थे, क्योंकि कला कभी कभी उन लोगों के लिए विडंबना बन जाती है जो अपनी शक्ति और पहचान को लेकर अशांत रहते हैं। इस विचलन ने अकबर को चेतन कर दिया। वो तेजी से उठकर बीच में आया, पर उससे पहले ही कुछ कटु स्वर बोले गए और तलवारों की खनक फैली। भीड़ में आतंक फैल गया। एक झटके में माहौल बदल गया। संगीत की मधुर लय तख्तों की टकराहट में बदल गई, नृत्य की मुद्रा घबराहट में। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि किसी भी नाते वाले को हानि न पहुंचे। उसका उद्देश्य था कि इसकी जड़ में जो भी कारण है उसे समझा जाए। उसने सेनापतियों को कहा कि वे केवल आवश्यक शक्ति दिखाएं और अनुशासन बनाए रखें। लड़ाई कुछ ही देर में खत्म हो गई, पर यह शारीरिक संघर्ष से अधिक दिलों का झगड़ा बना रहा। मेहराब मंच से झुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसका चेहरा अडिग था। लोगों ने देखा कि यह हमला सिर्फ उस नर्तकी पर नहीं हुआ, ये उस भाव पर हमला था जिसे वो व्यक्त कर रही थी, मनुष्य की गहराइयों पर। अकबर ने बाद में मेहराब से मिलना चाहा। उसने देखा कि वो घायल नहीं थी, पर भीतर कहीं वो थक चुकी थी। मेहराब ने अकबर की आंखों में देखा और बोली, आपने यहां आकर मुझसे नृत्य देखा, पर क्या आपने ये सोचा कि इस नृत्य की जड़ में जो पीड़ा है वो केवल मेरी नहीं, ये हमारी धरती की पीड़ा है? उसकी बात में इतनी मासूमियत थी कि अकबर की आत्मा कांप गई। उसने मेहराब से कहा कि वो कहना चाहता था कि कला के लिए उसने कदम बढ़ाया, पर मेहराब ने एक सरल प्रश्न किया, क्या आक्रमण का कारण कला हो सकता है? यह सवाल अकबर के कानों में एक पत्थर की तरह गूंजा। उसी रात अकबर ने बैठकर गहरी सोच की।
उसने महसूस किया कि उसका निर्णय जितना रोमांचक था, उतना ही अधूरा भी। युद्ध के नाम पर किसी कला को देखने का साहस अगर रीतियों और लोगों के जीवन को प्रभावित कर दे, तो क्या उसे स्वीकार किया जा सकता है? उसने महसूस किया कि सच्ची महानता युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि जीत के बाद जिंदगी बचाने में है। इस समकालीन धक्का ने उसे और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया। उसने फैसला किया कि अब जो कदम उठाए जाएंगे वे केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि समझ और पुनर्निर्माण के लिए होंगे। अकबर ने मेहराब और उसके साथियों के लिए सुरक्षा की गारंटी दी। उसने शहर के लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि उसका आगमन किसी के दिलों में दहशत बना। उसने न्यायाधीशों को आदेश दिया कि वे निष्पक्षता और दया से मामलों की तहकीकात करें। कुछ कट्टर तबके जिन्होंने इस तरह के हमले का निर्देशन किया था, उन्हें पकड़कर अदालत में पेश किया गया, पर अकबर ने यह भी सुनिश्चित किया कि जो भी लोग उन कट्टरों के कारण संघर्ष में फंसे थे, उन्हें सहायता दी जाए। घायल रिश्तेदारों को इलाज, बेरोजगारों को अनुशासनिक प्रशिक्षण और बच्चों के लिए स्कूल। अकबर समझ गया कि शक्ति के साथ दया और न्याय का मिलन जरूरी है। समय के साथ शहर में शांति लौटने लगी। मेहराब ने अपने नृत्य को और भी गहराई दी। उसने अपने नृत्य में अब उन लोगों की कहानियां भी जोड़ दी जो हिंसा से प्रभावित हुए थे। उसका नृत्य अब एक संदेश बन गया, विरोध के बिना ताकत कैसी बेअसर है। अकबर अक्सर समारोह में बैठकर उस नृत्य को देखता और समझता कि कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज की मरहम भी बन सकती है। उसने ये भी महसूस किया कि उसने जिस राज्य पर हमला किया था, वो अब एक साथी राज्य बन गया था, कम से कम सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से। दोनों राजाओं ने बाद में मेल मिलाप की पहल की और कलाकारों तथा विद्वानों के आदान प्रदान के कार्यक्रम तय किए गए। जिस निर्णय को शुरुआत में लोग अजीब मान रहे थे, वो धीरे धीरे संवाद का मार्ग बन गया। पर कहानी उतनी सरल नहीं थी। कई लोग अकबर के इस परिवर्तन को केवल राजनीतिक चाल मानते रहे, एक चाल जो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। कुछ ने कहा कि अगर कला इतनी शक्ति रखती है तो उसे राजनयिक हथियार बनाकर उपयोग में लाया जा सकता है। अकबर ने सारी आलोचनाओं को सुना, पर उन्होंने अपने फैसलों में न तो अपनी प्रतिष्ठा और न ही केवल रणनीति को प्राथमिकता दी। उसने उन छोटे छोटे जीवनों को देखा जो हिंसा से प्रभावित हुए थे। उसने महसूस किया कि एक राजा का असली कर्तव्य केवल भूमि का विस्तार नहीं, बल्कि अपने लोगों की आत्माओं का पोषण भी है। इस सोच ने उसके शासन में नई छवि दी, एक ऐसा शासक जो तरक्की और कला दोनों को साथ लेकर चलता है। मेहराब की कहानी भी बदल गई। वो पहले सिर्फ एक नर्तकी थी, पर अब वो उन अर्थों की वाहक बन गई जिनका इस्तेमाल समाज ने अपने भीतर के घाव सिर्फ समझने के लिए किया। उसने नृत्य को शिक्षा के रूप में भी प्रस्तुत किया। वो बच्चों को सिखाती कि कला कैसे उन्हें अपनी पीड़ा और खुशी को व्यक्त करने में मदद कर सकती है। अकबर ने उसके लिए एक विद्यालय खोलवाया जहां संगीत और नृत्य पढ़ाए जाते थे, और वहां पर वे लोग भी आते जो पहले कट्टरता के कारण अलग रहते थे। ये विद्यालय न केवल कला सिखाता, बल्कि इंसान की आत्मिक राह भी दिखलाता। कहने का मतलब यह है कि कला ने समाज के विभाजन को पाटने का काम किया। वक्त के साथ ये समझना आसान हो गया कि कभी कभी एक अजीब निर्णय किसी बड़े बदलाव की नींव बन जाता है। अकबर के उस अभियान ने भले ही शुरू में अनायास और अकल्पनीय था, अंततः दोनों देशों के बीच एक पुल बनाकर दिया। युद्ध की जगह वार्ता आई, शक की जगह समझ आई और बदले की जगह सहानुभूति। अकबर की चाहत, जो सिर्फ एक नृत्य देखने की थी, ने उसे भी और उसके राज्य को भी बदल कर रख दिया। एक ऐसा बदलाव जो न केवल सीमाओं की राजनीति में बल्कि लोगों के दिलों में भी उतर गया। समाप्त होने पर कई वर्षों बाद लोग उस दिन की बातें याद करते थे। कैसे एक राजा ने कला देखने की लालसा में कदम बढ़ाया और कैसे उस कदम ने बहुत कुछ बदल दिया। मेहराब की दास्तां, अकबर की संवेदना और दोनों राज्यों के लोगों की समझदारी की मिसाल गढ़ी गई।
इस कहानी का सबक यह था कि कभी कभी जो चीज हमें सबसे अनौपचारिक लगती है, जैसे एक नृत्य, वही समाज के अंदर गहरा परिवर्तन ला सकती है, बशर्ते कि उसे देखने वाला दिल बड़ा हो और निर्णय लेने वाला इंसान अपने कर्तव्य की गहराई समझता हो। अकबर का दरबार सदैव रौनक और हलचल से भरा रहता था, पर उस दिन कुछ अलग था। हवा में एक सन्नाटा था जो सुनसान गलियों का नहीं, किसी भारी मिजाज की वजह से था। महल के प्रांगण में बने उन ऊंचे झंडों के नीचे, जहां अक्सर बाजार की तरह भीड़ रहती, आज कदम कम टिकते दिखाई दे रहे थे। सूरज अपनी धीमी गर्मी फैला रहा था, पर उस गर्मी में भी कुछ ठहराव था, जैसे समय ने गहरी सांस ली हो। अकबर अपने महल की खिड़की पर खड़ा था, हाथों में एक कप चाय लिया था, पर उसकी आंखें कहीं और थी। बीरबल का नाम अक्सर अकबर के मुंह से निकलता था, थोड़ी सी मुस्कान के साथ, कभी कटाक्ष में, कभी अपंत्व के भाव में। पर आज इस नाम के साथ एक अजीब सी तंद्रा भी जुड़ी हुई थी। बीते कुछ दिनों से बीरबल कमजोर महसूस कर रहा था। उसका चलन धीमा हो गया था। उसकी बातें अब पहले जैसी तीव्रता नहीं रखती थी। अकबर ने कई बार हंसते हुए कहा, वो बूढ़े हुए हैं, पर उसकी आंखों में वही चिंता छिपी रहती। बीरबल दरबार का वो हिस्सा था जिसे हर कोई अपना समझता, उसकी बुद्धि, उसकी चतुराई और सबसे बढ़कर उसकी वो सरलता कि वो कभी किसी को छोटा नहीं आंकता था। पर लोग बूढ़े होते हैं और समय उन पर अपना निशान छोड़ जाता है। उस सुबह जब बीरबल दरबार में आया, उसके कदम पहले की तरह दमदार नहीं थे। उसकी आंखों के कोने सिहर रहे थे, पर चेहरे पर वही शालीन मुस्कान थी। उसने राजसी चकाचौंध में थोड़ी सी झिंझुड़न के साथ सिर हिलाया और सीधे अकबर के पास जा बैठा। दोनों की आंखें मिलते ही महल की उस भीड़ भाड़ में एक अलग ही खामोशी का पर्दा गिर गया। अकबर ने उठकर उसका हाथ थामा और दबी हुई आवाज में कहा, तुम ठीक तो हो मेरे बीरबल? बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, हमेशा की तरह, हुकूमत। पर कुछ सवाल हैं जो समय के साथ आते हैं और जवाब उनसे भी अधिक समय मांगते हैं। यह सुनकर अकबर की उंगलियां किसकी तलवार के कुबड़ पर टिक गई, ये उसने स्वयं महसूस किया। बीरबल की बातें अक्सर तिकड़म भरी नहीं होती थी, वे सरल पर गहरी होती थी। अकबर ने कहा कि वो आज सामान्य दिनों जैसा दरबार नहीं करेगा। उसने आदेश दिया कि दरबार छोटा रखा जाए, केवल नजदीकी लोग, कुछ विद्वान और वे लोग जो बीरबल के परिचित थे। हवा में यह संदेश गया और आम लोगों की हलचल कुछ छोटा कर दी गई। लोग अचरज से देख रहे थे कि राजा ने अचानक ऐसा क्यों किया, पर दरबार की प्रथा कई बार राज की इच्छा का आईना रहती है। दरबार का समय आया। लोग जमा हुए, पर उस सभा में चहल पहल कम थी। कई लोग घर पर ही रुक गए, जैसे वे जानते हों कि आज की मुलाकात कुछ और मायने रखती है। अकबर दरबार के बीच में बैठे थे, बीरबल उनके दाहिने और नजदीक बैठे थे। चंद परिचितों ने कोई सवाल रखा, पर अकबर ने कहा कि आज कुछ असाधारण नहीं पूछा जाएगा। वो केवल बीरबल से बातें करना चाहता था। बीरबल ने धीरे से अपने हाथों को मोड़कर कहा, हमेशा की बात है, हुकूमत। पर आज मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं बस सुनना चाहता हूं। उसकी आवाज में एक नरमाहट थी जो श्रोताओं के दिलों तक पहुंची। अकबर ने उसकी बातों की एक एक धुन पकड़ी और बीरबल ने धीरे धीरे उन बातों का सिलसिला खोलना शुरू किया जो वर्षों से उसके पास पके हुए थे। कहानियां, अनुभव और कुछ नीतियां जिन्हें वो साझा करना चाहता था। बीरबल की बातें अकबर के लिए सिर्फ सलाह नहीं थी, वे जीवन की उन सीखों का सार थी जिनसे राजा का व्यवहार सीधा जुड़ा हुआ था। वे दोनों बचपन के मित्र थे, पर साथ ही रूप और समय की कसौटी पर खरे उतरे अधिकारियों की तरह भी। बीरबल ने पहले ही कहा था कि वो मौत को नहीं डरता, पर वो जीवन की छोटी छोटी कड़ियों को फिर से जोड़ना चाहता था। उसने अपने शब्दों में कहा कि सत्ता के साथ दया और न्याय का संतुलन सबसे कठिन परीक्षा है। अकबर ने सिर हिलाया और पूछा
कि क्या बीरबल किसी विशेष घटना की तरफ संकेत कर रहा है। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा कि वो मात्र अपने अनुभव साझा कर रहा है, पर उसकी आंखों से कही एक झलक और थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी अनकहे किस्से को अपनी आत्मा से निकालना चाहता है। उस दिन बीरबल ने अकबर को कई कहानियां सुनाई, कई छोटी छोटी घटनाओं की याद, जिसमें उन्होंने साथ मिलकर समस्याओं को हल किया था। उन कहानियों में दिखता था कि कैसे अकबर की दया और बीरबल की बुद्धि ने कई बार राज्य के संकट टाल दिए थे। पर सबसे सघन पल वो था जब बीरबल ने अपने जीवन की सबसे निजी बात खोलकर रख दी। उसने कहा कि वो चाहता है कि अकबर उनके बीच की दोस्ती को दरबार के नियमों से ऊपर रखे। उसने कहा कि जब एक राजा के चारों ओर लोग उस राजा की तारीफ में ही चिल्लाते रहते हैं, तब सच्ची सलाह देना कठिन हो जाती है। बीरबल ने यह भी कहा कि उसने हमेशा सच कहा, पर कभी कभी सच बोलने का मतलब मुसीबतों को बुलाना भी होता है। अकबर ने कहा कि वो जानता है कि बीरबल की सच्चाई में हिम्मत है, पर उसकी आवाज में उदासी थी। उदासी इस बात की कि समय सबको बदल देता है। बीरबल ने फिर उस दिन दरबार में विदेशी राजदूतों और छद्म सम्मानों की एक घटना सुनाई। उसने कहा कि कई बार लोगों को देखने की जरूरत होती है कि वे वास्तविक कह रहे हैं या सिर्फ शब्दों के जाल बुन रहे हैं। अकबर चुपचाप सुनता रहा और हर घटना में वो महसूस करता कि बीरबल की नजरों में कुछ ऐसा ज्ञान है जो उसने कभी कल में नहीं देखा। कहानी खत्म होने पर अकबर ने पूछा कि क्या बीरबल का मन किसी तरह बेचैन है। बीरबल ने स्वीकार किया कि हां, उसका मन कुछ दिनों से भारी है। उसने कहा कि उसे मृत्यु से कोई डर नहीं, पर उसे ये चिंता है कि उसके बिना अकबर कैसा निर्णय लेगा। उसकी चिंता यह थी कि अगर किसी दिन वो वहां नहीं रहा तो क्या दरबार में वही आदर्श और वही न्याय बचेंगे। अकबर ने इसकी प्रतिक्रिया में कहा कि वो बीरबल के बिना भी न्याय और दया का पालन करेगा, पर उसकी आवाज में वो नहीं था जो बीरबल के संयोगों में होता था। एक राजा अपने कर्मों और योजनाओं केंद्रित रहता है, पर उसका मानव होना उसे बार बार दूसरी भावनाओं से जोड़ देता है। बीरबल ने उस पल जवाब में कुछ कहा जो अकबर के दिल पर एक हल्की सी चोट कर गया। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, पर यह याद रखना कि लोग बदलते हैं और वे सहजता से बदलते हैं। यह कथन अकबर के लिए एक आईने जैसा काम कर गया। उसने जान लिया कि राजनीति में लोग अक्सर बदलते नहीं, जरूरत पड़ने पर बदल जाते हैं। बीरबल की आंखों में वो अनुभव साफ दिखा। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा कि वो उसे एक आखिरी उपकार देना चाहता है। वो चाहता था कि बीरबल अपने अंतिम दिनों में दरबार को किसी कविता या किस्से से विदा करे, जिससे भविष्य की पीढ़ियां भी सीखें। बीरबल ने थोड़ी देर के लिए कहा कि उसे ऐसा करना अच्छा लगेगा। उसने दरबार के सामने बैठे लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने का अनुरोध किया जो उनकी आत्मा को छू ले और साथ ही शासन की जटिलताओं का सार भी हो। बीरबल ने कहा कि वो एक कथा सुनाएगा, पर उसे एक शर्त थी। वो चाहता है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज ना हो जिसे लोग सिर्फ शब्दों से अलग कर दें। वो चाहता था कि लोग वो सुनकर खुद के भीतर झांके। बीरबल ने शुरू किया। उसने कहा कि एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम जसा था। जसा बहुत बुद्धिमान था, पर उसकी कूटनीति में एक कमी थी। वो कभी कभी दिखावे में उलझ जाता था। उसके दरबार में अच्छे खासे लोग थे, पर कोई भी उसे बेईमानी से नहीं रोकता था। एक दिन जसा को एक निर्णय लेना था जो उसके राज्य की दिशा बदल सकता था। उसने सभी मंत्रियों से पूछा, पर सभी ने उसी तरह की सलाह दी जिसे राजा सुनना चाहता था। तब एक बूढ़ा सलाहकार आया और उसने राजा को चेताया कि उसे भीड़ की आवाज और अपने दिल की आवाज में फर्क समझना चाहिए। राजा ने वो सुना और अपने दिल की आवाज पर जो फैसला लिया वो राज्य के लिए अच्छा सिद्ध हुआ। पर उसके बाद क्या हुआ, ये कहानी की मूल बात थी। बीरबल ने यह बताने के बजाय लोगों के चेहरे पर देखा कि वे अपनी समझ से कहानी में खुद को जोड़ रहे हैं।
उसने चुपके से कहा कि बुद्धि केवल निर्णय लेने की शक्ति नहीं, वो उन निर्णयों की निगरानी भी करती है जो समय के साथ जुड़ते हैं। सादगी से उसने कहा कि आखिर में वही विजयी होता है जो लोगों की संवेदना भी समझे। दरबार में बैठे लोग धीरे धीरे उस अर्थ को समझने लगे। वे सभी जानते थे कि बीरबल की कहानियां केवल सुनाने के लिए नहीं होती, वे जीवन की परीक्षा होती। जब कहानी समाप्त हुई तो अकबर ने उठकर बीरबल का हाथ पकड़ा और अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम्हारी बुद्धि ने मेरे राज्य को संवराया है। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी पर उसकी आंखों में कुछ थकावट थी। उसने कहा, हुकूमत जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, पर एक बात याद रखना कि शासन का मूल आधार लोगों का विश्वास है। ये शब्द महल के वनों में गूंजे जैसे किसी पवित्र मंत्र की तरह। उस शाम बीरबल ने अपने निवास की दिशा ली। उसने अकबर से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहता है। अकबर ने उसे रोका पर बीरबल ने अनुरोध किया कि उसे शांतिपूर्वक समय चाहिए। ऐसा लगता था कि बीरबल की आत्मा किसी पुरानी याद को सहेजना चाहती थी। उसने अपने घर में कई पुराने पत्र पढ़े, अपने बचपन के समय की बातें याद की, और शायद वे लोग जिन्होंने उसकी आत्मा पर छाप छोड़ी थी उन्हें फिर से महसूस किया। बीरबल ने अपने भीतर के उन हिस्सों को सुलझाने की कोशिश की जो वर्षों की व्यस्तता में दबकर रह गए थे। उसने अपने जीवन के कई मोड़ों पर विचार किया, किस तरह उसने अकबर को सलाह दी, कितने लोगों की मदद की, और कितनी बार उसकी चतुराई ने दरबार को सही राह दिखाई। दिन बीते और बीरबल की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। खबर महल तक पहुंची और अकबर ने स्वयं बीरबल के पास जाने का निश्चय किया। वो अपने साथ कुछ अपने खास सेवकों को लेकर बीरबल के निवास पहुंचा। बीरबल खटिया पर पड़ा था, पर उसकी आंखों में वही तेज था जो पहले था। अकबर ने धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, तुम क्या चाहते हो? बीरबल ने कमजोर मुस्कान दी और कहा, कृपा करो कि तुम्हारा शासन सदैव लोगों की भलाई के लिए काम करे। उसकी आवाज कमजोर थी, पर शब्दों में वही स्पष्टता थी। अकबर ने उसके हाथ पकड़े और अपने सीने से लगा लिया। दोनों के बीच वो घनिष्ठता जिसे वर्षों ने संजोया था, उस पल अपनी गहराई पर पहुंची। अगले दिन बीरबल की हालत और भी जटिल हो गई। महल के चिकित्सक आने लगे, पर बीरबल की रूह अब शरीर से थोड़ी दूर होती जा रही थी। अकबर बेपरवाह था। वो बार बार बीरबल के पास आकर बैठता और उसके हाथों को छूता। दरबार के लोग और सैनिक भी संचुप थे। उन्हें पता था कि दरबार का एक युग गुजर रहा है। शाम के समय बीरबल ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले कुछ कहने की कोशिश की। उसने कहा, हुकूमत, याद रखना कि न्याय की असली परीक्षा तब होती है जब कोई तुम्हारे खिलाफ हो। अकबर ने यह वचन लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बीरबल ने कुछ और शब्द कहे, पर वे शब्द बुरी तरह टूटकर हवा में बिखर गए। फिर उसने आखिरी बार अकबर को देखा और उसकी आंखों में वही मुस्कान थी जिससे उसने पहले कहा था कि उसका विश्वास अकबर पर अनमोल है। उस रात बीरबल की मृत्यु ने महल को सन कर दिया। अगले सुबह की रोशनी जब महल पर पड़ी तो वहां के लोग पहले से अधिक चुप थे। खबर शहर भर में फैल गई और लोग महल की ओर आते रहे, पर अकबर ने एक वियोजित आदेश दिया, आज दरबार खाली रहेगा। उसने कहा कि जो लोग बीरबल को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वे महल के बाहर छोटी छोटी रोशनियों के साथ आए। पर दरबार का बड़ा मंडप जिसमें अक्सर उत्सव और निर्णय होते थे आज सुनसान था। लोग अंदर नहीं जा सके क्योंकि अकबर ने स्वयं को वहां सुनसान पाना चाहा था। उसने कहा कि वो अपनी हालत में अकेले बैठकर बीरबल की यादों को सुनना चाहता है। इसलिए दरबार का महल सूना रह गया और ये सुनापन जैसे किसी दुख की नदी की तरह धीरे धीरे फैल गया। अकबर दरबार के बीच में गया और वहां खड़ा होकर उसने बीरबल की तरफ देखा। वो सोच रहा था कि अब उसका कौन सा निर्णय बीरबल की परख के बिना सही होगा। बीरबल ने उसे सिखाया था कि पिता की तरह दया
और मां की तरह अनुशासन जरूरी है। अकबर ने महसूस किया कि उसे अब भी कई कठिन निर्णय लेने हैं, पर बीरबल की अनुपस्थिति ने उसे अंदर ही अंदर कमजोर किया। उसने दरबार के सामने रखी कुर्सियों को देखा जो आज खाली थे। वे कुर्सियां बीरबल की जगह खाली छोड़ती महसूस कर रही थी, मानो वे अब अपनी असली भूमिका भूल सी गए हों। महल की दीवारों पर लगे पुराने जटिल पेंटिंग्स पर भी एक उदासी छाई हुई थी। अकबर ने धीरे से कहा कि आज का दिन सिर्फ शोक का नहीं, एक आत्म परीक्षा का दिन भी है। वो जानना चाहता था कि अब किस तरह से वो संस्कृति और न्याय का उत्तराधिकारी बनकर खड़ा रहेगा। महल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई रही। वे रोए, उन्होंने पंक्तियां बनाई, पर दरबार खाली था। खाली इस अर्थ में कि वहां कोई प्रश्न नहीं रखे जा रहे थे, कोई वार्ता नहीं हो रही थी, केवल एक विशाल रिक्तता थी जिसे शब्द कम कर पाते थे। लोग कहा करते थे कि राजा का दरबार तभी पूरा होता है जब उसकी तीसरी आंख बुद्धि की चमक से जगमगाती है। पर अब वो आंख भी खुली थी, पर उसमें एक तरह का खालीपन था। अकबर ने दरबार के बाहर आकर लोगों से कहा कि वे अपने मन की बातें रखें, पर वो खुद चुप था। उसने कहा कि बीरबल ने उसे सिखाया कि असली नेता वही है जो अंत में भी अपने लोगों के बीच ठीक निर्णय ले। पर उस दिन वो खुद जानता था कि ये ठोस सत्य उसे झकझोर रहा है। समय गुजरता गया, बीरबल का संस्कार हुआ और लोगों ने उसे तरह तरह से याद किया। कुछ लोग कहते थे कि बीरबल हमेशा चतुर था, कुछ कहते थे कि उसकी सादगी सबसे बड़ी पूंजी थी। पर जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि बीरबल ने दरबार की नीतियों में इंसानियत और सरलता का जो मिश्रण डाला, वो अब अकबर के लिए एक विरासत बन गया। अकबर ने उस विरासत को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी ली। उसने आदेश दिए कि बीरबल की शिक्षाओं को संकलित किया जाए और न्यायालयों में पढ़ाया जाए। इसके अलावा उसने कहा कि दरबार में अब से हर महीने एक दिन केवल लोगों की सुनवाई के लिए रखा जाएगा, ताकि निर्णयों में जनता की आवाज भी पहुंचे। ये कदम बीरबल की याद में उठाया गया निर्णय था और अकबर चाहता था कि ये निर्णय न सिर्फ दिखावे के लिए हो, बल्कि वास्तव में अमल में लाया जाए। पर बीरबल की अनुपस्थिति का असर केवल नीतियों पर नहीं रहा, वो अकबर के निजी जीवन पर भी भारी पड़ा। वो रातें बीरबल की यादों में कटती। अकबर उन पलों को याद करता जब बीरबल ने उसे हंसाया था, जब उसने उसे कटु सत्य सुनाए थे और जब उसने उसे किसी निर्णय की गहराई समझाई थी। महल की रातों में एक खालीपन था जिसे संगीत भी भर नहीं पाता था। अकबर ने कोशिश की कि वो व्यस्त रहे, पर किसी भी फैसला में बीरबल की कमी उसे बार बार याद दिलाती। दरबार का खाली होना, जो उसने पहले केवल एक शब्द समझा था, अब उसकी रूह में गूंज उठा था। समय के साथ राजकीय कामकाज चलने लगे, पर लोगों की नजरों में आज भी बीरबल की कमी जमी थी। अकबर ने कई नए उम्मीदवारों को अपने पास रखा, पर उसने ये सुनिश्चित किया कि वे बीरबल की तरह सरल बने। उसने सख्ती और दया के बीच संतुलन बनाने का वचन रखा। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि अकबर सचमुच बदल गया था। उसका निर्णय अब पहले की तरह केवल शक्ति के लक्ष्य नहीं थे, बल्कि वे लोगों के कल्याण के लिए अधिक अनुकूल थे। बीरबल के जाने से दरबार भरा नहीं हुआ, पर उसकी उपस्थिति का असर अब भी महसूस किया जा रहा था, जैसे किसी उजाले की छाया में बची गर्माहट। दरबार का खाली होना एक शोक था, पर साथ ही वे खाली कुर्सियां बीरबल की याद में एक तरह की चुनौती बन गई कि किस तरह से शासन को मानवता की रोशनी से प्रकाशित रखा जाए। वक्त के साथ अकबर ने भी अपने अंदर बदलाव देखा। वो और अधिक धैर्यवान हो गया, लोगों की सुनवाई के प्रति और अधिक संवेदनशील। उसने नए कार्यक्रम शुरू किए जो बीरबल की सोच के अनुरूप थे। बच्चों के लिए शिक्षा, गरीबों के लिए सहायता और एक नया न्यायिक मंच जो आम लोगों की पहुंच में रहा। ये सब उस वक्त के निर्णय थे जो बीरबल की याद में किए गए थे। पर हर नई नीति के साथ भी उन खाली कुर्सियों की याद अकबर के दिल में एक सुई की तरह चुभती रही। वे उसे याद दिलाती
कि कुछ चीजें सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि आत्मा में भी बरकरार रखनी चाहिए। कुछ सालों बाद लोग बीरबल की कहानियां सुनाने लगे। बच्चे पराए प्राय नहीं थे। वे बीरबल की चतुराई और सादगी के किस्से सुनते और उनसे शिक्षा लेते। अकबर ने भी कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि बीरबल ने उसे जो सिखाया वह जीवन भर साथ रहेगा। दरबार भरा नहीं हुआ पर उसने बीरबल की यादों को अपने शासन की धुरी बना लिया। वो जानता था कि एक दिन उसका समय भी आएगा, पर वो चाहता था कि उसके निर्णय बीरबल की परख की तरह सच्चे रहें। बीरबल की अंतिम मुलाकात और दरबार की वो खाली शाम इतिहास की एक ऐसी घटना बन गई जो लोगों को ये याद दिलाती रही कि सच्चे मार्गदर्शक चाहे दूर चले जाएं, उनकी शिक्षाएं उसी तरह संजीव बनकर रह सकती हैं अगर उन्हें याद रखा जाए। कई वर्षों बाद अकबर अक्सर उस खाली दरबार की ओर बैठकर देखते और उसे वे दिन याद आते जब बीरबल की मुस्कान ने दरबार को रोशन किया था। वो जानता था कि न्याय और दया का संतुलन कायम रखना आसान नहीं, पर बीरबल की सीखें उसे मार्ग दिखाती रही। महल की उन खाली कुर्सियों पर अब कुछ कपड़े रखे गए थे, छोटे छोटे नोट और बच्चों की बनाई तस्वीरें जो बीरबल के नाम पर रखी गई। लोग उन तस्वीरों को देखकर मुस्कुराते और कहते कि बीरबल की आत्मा आज भी इस दरबार में रहती है। दरबार कभी फिर वही नहीं हुआ, पर वो खालीपन जो एक क्षण में उदासी का था, समय के साथ वो प्रेरणा बन गया। अकबर की आखिरी मुलाकात बीरबल के साथ और उस शाम का दरबार का सूनापन इतिहास में एक सीख बनकर रह गया कि महानता केवल शक्ति में नहीं बल्कि बुद्धि और मानवीयता के मिलन में निहित होती है। अकबर का महल हमेशा रंगों, आवाजों और हलचल से भरा रहता था, पर उस साल एक अजीब सी खबर ने शहर के कानों तक पहुंचते ही घबराहट फैला दी थी। कहा गया कि महल की दीवारों के भीतर कुछ अजनबी परछाइयां घूम रही है। कोई नहीं जानता था वे परछाइयां कौन है या वे किस मंशा से आई थी, पर लोग एक बात पर सहमत थे। यदि सचमुच कोई चोर महल में घुस आया था तो ये बात अकेली किसी के बस की नहीं रही सकती। अकबर ने खुद कहा कि सुरक्षा का उल्लंघन राज की गरिमा पर चोट करता है और उसने तुरंत अपने भरोसेमंदों को बुलाकर जांच के आदेश दिए। बीरबल, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि और शांत स्वभाव किसी भी मुश्किल घड़ी में अकबर का सहारा रहा था, इस सवाल पर चुप था, पर उसकी आंखों में वो खिंचाव साफ दिखाई दे रहा था जो उसे किसी पहेली की ओर खींच लेता था। कहानी का असली मोड़ तब आया जब महल के एक सेनापति ने सूचना दी कि रात की दूसरी पहर में राजसी भूतल के पास कुछ अजीब हलचल देखी गई थी। सैनिकों ने जब दिए जलाकर सिरे पर पहरा बढ़ाया, तब पाते कि दरबार की एक छोटी सी दीवार के पीछे नकाबपोश लोग छिपे हुए थे। सिर पर काले कपड़े, हाथों में छोटी तलवार और चेहरे पर निर्भीकता का भाव। जब सैनिक उन्हें पकड़कर लाए तो सबने देखा कि वे 8-9 नहीं बल्कि 10 चोर थे और उनकी हर अदा में अकबर की सुनहरी छवि के प्रति तिरस्कार छिपा था। यह खबर चंद ही समय में पूरे महल में फैल गई और लोगों की आंखों में उबाल आ गया। 10 चोरों की एक साथ मौजूदगी किसी साधारण गिरोह जैसी थी ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ी साजिश रची गई हो। अकबर ने उन चोरों को व्यक्तिगत रूप से देखने का आदेश दिया। वे 10 लोग अलग अलग उम्र, अलग लहजे और अलग किस्म के थे। किसी की सूरत पर अनुभव की छाप थी, किसी की आंखों में बेचैनी की चमक। उनसे पूछताछ शुरू हुई तो उनकी कहानियां एक दूसरे से अलग थी, पर एक बात में सब एक थे। उन सब ने महल में आकर किसी न किसी कीमती चीज चुराने की बात कबूल की, पर असल सवाल यह था कि वे महल में किस तरह घुसे थे और क्या उनका लक्ष्य सिर्फ धन था या कुछ और। बीरबल ने चुपचाप उन सबको देखा और फिर अकबर के पास जाकर कहा कि वे केवल चोर नहीं, उनकी नीयत बड़ी और जटिल है। अकबर ने गहरा सांस लिया और बीरबल से कहा कि वो सब कुछ जानना चाहता है, पर बीरबल ने कहा कि सीधा जोर आजमाना काम नहीं देगा। उन्हें पहले समझना होगा कि ये लोग क्यों आए थे। पहली नजर में वे 10 चोर किसी
विलासी गिरोह के सदस्य जैसे दिखे। पर जब बीरबल ने उनसे एक एक करके बातें की तो उसने पाया कि उनमें से हर एक की पृष्ठभूमि अलग थी। पहला था सईद, जो कभी एक कारखाने में मजदूर था, पर मजदूरी न मिलने की वजह से उसे चोरी की तरफ धकेला गया था। दूसरा था कमल, एक पूर्व लंबे समय तक रह चुकी सेना की मरम्मत टीम का सदस्य, जिसे कर्ज और घर की जरूरतें घेर चुकी थी। तीसरा था एक युवती, नूरा, जिसकी आंखों में कुछ ज्यादा ही आग थी। वो कहती थी कि महल में छुपी कुछ नजरों ने उसे भीतर आने के लिए प्रेरित किया था। वो मुस्कुराते हुए कहती, पर उसकी आंखें गंभीर थी। चौथा और पांचवा दोनों ही उस छोटे से कबायली इलाके के लोग थे, जहां अकबर के करों ने लोगों की जमीनों पर बड़ी नाराजगी पैदा कर दी थी। छठा एक वृद्ध था, जिसका नाम सफदर था, और वो कभी महल के बगीचे में काम करता था, पर निकल दिए जाने के बाद उसका परिवार बिखर गया था। सातवां और आठवां नौजवान थे, जिनके जीवन में कोई विकल्प नहीं बचा था। नवां और 10वां दोनों चुपचाप अपनी वजह छुपाते रहे। बीरबल ने देखा कि हर एक के चेहरे पर कोई न कोई दर्द था, कोई आर्थिक असहायता, कोई सामाजिक अपमान, कोई पुरानी पीड़ा। वे केवल चोरी करने नहीं आए थे, वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो कहना तलवारों की तरह था, काटने वाला, ढकी हुई नाराजगी वाला। अकबर ने आदेश दिया कि चोरों की सख्त पूछताछ हो, मगर बीरबल ने विनम्रता से आग्रह किया कि पहले उनके कारणों की तह की जाए। हुकूमत, उसने कहा, कभी कभी शिकार और शिकारी दोनों ही पीड़ित होते हैं। यदि हम केवल शिकारी को मारेंगे और उसकी पीड़ा नहीं समझेंगे, तो उसके पीछे जो आंसू है वे किसी और रूप में वापस उभर आएंगे। अकबर ने बीरबल की बात सुनी। उसकी नजरें उन 10 चेहरों पर टिकी रहीं, और उसने सोचा कि क्या सचमुच कोई फैसला बिना स्थिति की गहराई जाने लिया जा सकता है। फिर उसने निर्णय लिया कि उन चोरों को अदालत में पेश करके कड़ी सजा मिलेगी, पर साथ में वे कारण भी उजागर किए जाएंगे, जिनकी वजह से वे ऐसे कदम उठाने को मजबूर हुए। जैसा अकबर चाहता था, उसी शाम अदालत बुलाई गई। महल का दरबार उस दिन अधिक भीड़ भाड़ वाला था, क्योंकि सभी जानना चाहते थे कि उन 10 चोरों का अंजाम क्या होगा। शहर के लोगों के बीच विविध प्रतिक्रियाएं थी। कुछ कहते थे कि सख्त सजा ही राज में अनुशासन लाएगी, और कुछ झिझकते हुए कहते थे कि समझदारी से काम लिया जाना चाहिए। बीरबल ने दरबार में उपस्थित लोगों को शांत होकर सुनाया कि प्रत्येक की पृष्ठभूमि अलग है, और ये कि राज्य की नीतियों ने कुछ हिस्सों को चोट पहुंचाई है। उसने कहा कि दंड होना चाहिए, पर दया भी जरूरी है। पर यह बात सुनकर कुछ दरबारी ताने कसने लगे। अकबर ने दृढ़ता से कहा कि न्याय होगा, पर वो दया और सुधार का भी रास्ता देखता है, क्योंकि केवल एक कठोर फांसी से समस्या जड़ से मिटेगी, ये जरूरी नहीं था। दरबार ने फैसला किया कि चोरों को 3 भागों में रखा जाएगा। कुछ को कड़ी कैद दी जाएगी, कुछ को सामुदायिक सुधार कार्यक्रम के तहत काम दिया जाएगा, और कुछ को ऐसे मामलों के जांच के लिए भेजा गया जो उन्होंने उजागर किए थे, जैसे बेघर परिवार, भूखमरी और आय के स्रोतों का अभाव। लोगों ने ये बात सुनकर ऐतराज जताया कि क्या चोरों को समाज सुधार का काम दिया जा सकता है, पर बीरबल ने कहा कि ये प्रयोजन केवल दया दिखाने के लिए नहीं है, ये उन कारणों का हल ढूंढने के लिए है जिनके चलते कोई चोर बनता है। अकबर ने यह भी कहा कि महल की सुरक्षा में चूक के लिए भी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये सुनकर लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा कि न्याय दोनों स्तरों पर होगा, व्यक्ति और प्रणाली। पर यही बातें महल के बाहर कुछ और लोगों के दिलों में आग लगा गई। कुछ अमीर जमींदार, जिनका हित पुराने तरीकों में बंधा था, ये सोचकर नाराज हुए कि अकबर ने केवल चोरों पर ध्यान दिया और साथ में उनकी नीतियों की भी जांच करवाई। वे चाहते थे कि अपराधी काट दिए जाए और पर्दा गिरा दिया जाए। उनकी नाराजगी एक तरह के तूफान की तरह बढ़ने लगी, और सेनापतियों के बीच भी असंतोष की छोटी-छोटी लहरें उठने लगी। बीरबल ने इस सब को शांत करने की कोशिश की,
उसने कहा कि यदि प्रदर्शित आक्रोश को काबू नहीं किया गया तो वो चीजें फिर बिगड़ सकती हैं। अकबर ने उन सलाहों को गंभीरता से लिया, पर उसका दिल भी भारी था, क्योंकि वास्तविकता ये थी कि महल के भीतर से निकले 10 चोर किसी एक समस्या का हल नहीं थे। वे केवल संकेत थे कि व्यवस्था के ताने बाने में कई दरारें आ रही थी। दिन बीतते गए और राज्य का कामकाज लंबी जांच और विचार का विषय बन गया। जिन चोरों को सार्वजनिक काम दिया गया था